अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने बात करनी है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के एक टॉपिक की जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और उनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनके अंदर ऑक्सीजन भी पाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप मोस्टली ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखेंगे तो उसमें जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो होता है वो सेम होता है जैसा कि वाटर के अंदर होता है। यानी अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल देखें तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, यानी रेशो जो बनता है वो 2:1 बनता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉमनली जो हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करते हैं वो है ग्लूकोज। इसका फार्मूला होता है C6H12NO6। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 6 और 6 कटेंगे तो ये 1 और 1 आएगा और 12 कटेगा तो ये 2 आएगा। हम सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो रेशो जो बनता है वो 2:1 बनता है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन इसी तरह से किया जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशो वैसा ही है कि जैसा वाटर के अंदर पाया जाता है। तो अगर आप गौर करें कि अगर इसमें रेशो जो है वो वाटर के जैसा है तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपने वाटर के साथ रख दिया हो कार्बन को। तो इसी वजह से वाटर के साथ रखे हुए कार्बन को हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन को गीला कर दिया, कार्बन को वाटर के साथ रख दिया। तो ये इनका एक और नाम है। कार्बोहाइड्रेट के लिए 2 टर्म्स और इस्तेमाल की जाती हैं। एक इन्हें कहा जाता है शुगर्स और इन्हें कहा जाता है सैकराइड्स। शुगर, सैकराइड या कार्बोहाइड्रेट, इनका मतलब एक ही है। कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये सारे के सारे लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनके फंक्शंस में ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम आते हैं, यानी सेल के स्ट्रक्चर बनाने के और स्टोरेज सब्सटेंसेस के। ये जब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। प्रोटीन्स को अगर आप देखें, सेल का ड्राई वेट जो होता है, यानी अगर आप सेल में से पानी निकाल दें, अब उसके अंदर जो सूखा मटेरियल बच गया उसका 50% प्रोटीन्स होती हैं, यानी प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ 1% होते हैं उसके अंदर बाय वेट। तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मेनली ये यूटिलाइज हो जाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स के तौर पर, हार्मोन्स के तौर पर, स्ट्रक्चर के तौर पर वर्क करती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मेन पर्पस जो होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा सेल के अंदर पाया नहीं जाता, बिकॉज जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट आता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाती है। अच्छा, इन्हें शुगर और सैकराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ज़्यादातर का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। किसका नहीं होता? ऐसे कार्बोहाइड्रेट के जो बहुत बड़े वाले होते हैं जिन्हें कहा जाता है पॉलीसैकराइड। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि पॉलीसैकराइड किसे कहते हैं। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है। कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके अंदर कितने छोटे यूनिट्स हैं। जैसा कि आपने प्रोटीन के अंदर पढ़ा है, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है ये बेसिकली एक पॉलीमर है। पॉलीमर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं मोनोमर्स। तो प्रोटीन का जो मोनोमर है वो हमने पढ़ा था कि होता है अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन का मोनोमर अमाइनो एसिड होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बड़े वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो कहलाते हैं ओलिगो सैकराइड्स। ओलिगो और दूसरे वाले कहलाते हैं पॉलीसैकराइड। ओलिगो के अंदर थोड़े से मोनोमर्स होते हैं और पॉली के अंदर बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। तो इसका जो मोनोमर है वो कहलाता है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड या इन्हें हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये कहलाएगा मोनोसैकराइड। क्यों? बिकॉज इसको अगर आप तोड़ेंगे, ग्लूकोज को अगर आप तोड़ेंगे, किसी मोनोसैकराइड को जब तोड़ा जाता है तो वो फर्दर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं करता। जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो कहलाते हैं मोनोसैकराइड। इन्हीं मोनोसैकराइड को अगर जोड़ा जाए, थोड़े से मोनोसैकराइड को जोड़ा जाए तो बनता है ओलिगोसैकराइड, और बहुत सारे मोनोसैकराइड को जोड़ा जाए तो बनता है बड़ा स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं पॉलीसैकराइड। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोनोमर्स कितने हैं। मोनोमर वो जो छोटा यूनिट है, अगर एक ही मोनोमर है
तो मोनोसैकेराइड कहलाएगा। अगर 2 से 10 तक मोनोमर हैं तो ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। और अगर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स हैं, छोटे यूनिट्स हैं, तो ये पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। तो अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड। मैंने आपको कहा ये सिंपल शुगर्स हैं, इसे अगर तोड़ा जाए तो इससे आपको फर्दर शुगर्स नहीं मिलती, फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते। अब मोनोसैकेराइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं यानी सिंपल शुगर्स हैं, ये दिखने में वाइट होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एमॉर्फस नहीं होता, एक प्रॉपर फॉर्म होती है इनकी। इसके अलावा इन सब का टेस्ट स्वीट होता है और तीसरा ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सारे कार्बोहाइड्रेट की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सारे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट नहीं होता। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड वो हैं जो सिंपल शुगर्स हैं, जो बिल्कुल सिंपल सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक और चीज़ जो मोनोसैकेराइड के बारे में है वो ये है कि इनका एक जनरल फार्मूला होता है, वो है CnH2nOn। अब इसके अंदर जो N है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। तो फार्मूला था CnH2n और ON। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मैं यहाँ पर 6 कार्बन लगा दूं तो जितना यहाँ पर N है उतना ही ऑक्सीजन के साथ नंबर आएगा, यानी ऑक्सीजन भी कितने होंगे? 6। और हाइड्रोजन के साथ उसका डबल आएगा, यानी हाइड्रोजन के अंदर 2 टाइम्स N आएगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12। ये फार्मूला है ग्लूकोज का। आप किसी भी मोनोसैकेराइड का फार्मूला बना सकते हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मोनोसैकेराइड के अंदर 3 कार्बन है और मैं आपसे पूछ लूं कि इसके अंदर ऑक्सीजन कितने होंगे, तो जितने कार्बन होते हैं उतने ही ऑक्सीजन होंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे, तो उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। तो ये एक और मोनोसैकेराइड है। सिमिलरली अगर किसी के अंदर 5 कार्बन है तो ऑक्सीजन भी 5 होंगे और हाइड्रोजन उसके अंदर 10 होंगे। तो ये मोनोसैकेराइड का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन और उसके डबल हाइड्रोजन। ये डाइसैकेराइड के ऊपर लागू नहीं होगा और ये जो है वो पॉलीसैकेराइड के ऊपर लागू नहीं होगा। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड के लिए है। अच्छा, अब ये जो मोनोसैकेराइड है, मैंने आपसे कहा कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट है। इसके अपने अंदर क्लासिफिकेशन है, बहुत आसान है। आप सिर्फ देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसकी बेस पे आप इन्हें नाम दे देते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये तीनों ना भाई हैं, ये बात याद रख लें, ये तीनों भाई हैं। क्यों? क्योंकि इनका फार्मूला सेम है, C6H12O6। तीनों का फार्मूला यही है। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो, ये कहलाते हैं आइसोमर्स। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इन तीनों में 6 कार्बन है और ये तीनों मोनोसैकेराइड हैं। तो इनमें चूंकि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की वजह से इन्हें हम नाम दे देते हैं हेक्सोस का। तो ये है तो मोनोसैकेराइड, लेकिन मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन वाले? 6 कार्बन वाले। तो 6 कार्बन वालों को कहते हैं हेक्सोस। सिमिलरली ये आपको नजर आ रहा है राइबोज, इसके अंदर 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो पेंटा है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को हम कह देते हैं पेंटोज। हर वो मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन होंगे वो पेंटोज कहलाएगा। हर वो मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 6 कार्बन होंगे वो हेक्सोस कहलाएगा। तो ये मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन है। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड जो है ये कहलाएगा ट्रायोस। इसकी ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरी ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको दोबारा देखने को मिलेगी, वहां पर मैं समझाऊंगा ये क्या है। अच्छा, इसके बाद क्या है? टेट्रा। टेट्रा का वर्ड यूज होता है 4 कार्बन के लिए। तो अगर मोनोसैकेराइड में 4 कार्बन है तो उसे कहेंगे टेट्रोज। इसकी ये एग्जाम्पल है इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। ये यूजुअली नहीं आती है आगे कहीं, एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, बट ना भी याद रखें कोई मसला नहीं है। 5 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है पेंटा, तो ये पेंटोज है। इसकी ये वाली एग्जाम्पल आपने लाजमी याद रखनी है राइबोज, क्योंकि ये इसी चैप्टर के अंदर जो आरएनए पढ़ेंगे आप, डीएनए आरएनए वाला टॉपिक, उसके अंदर आएगा। बाकी ये जो राइबोलोज है ये आगे आएगा चैप्टर नंबर 11 के अंदर। देन वी हैव हेक्सोस। मैंने बताया 6 कार्बन वाले जितने भी मोनोसैकेराइड हैं उन्हें कहा जाता है हेक्सोस। ये हैं सिंगल कार्बोहाइड्रेट। बस आप देख रहे हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट में, सिंगल कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का नंबर कितना है। तो मैंने बताया ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों का फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोमर्स। सिमिलरली
राइबोज और राइबोलोज फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। सिमिलरली एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज ये भी फॉर्मूला सेम है, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। हेप्टा का वर्ड यूज होता है 7 के लिए। हेप्टोज का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 7 कार्बन है। इसकी एग्जांपल ग्लूकोहेप्टोज, याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा कहीं पर। अच्छा, एक बात अगर आप नोट करें तो सब में कॉमन नजर आ रही है, वो क्या है? इनके सब के आखिर में लगा हुआ है OSE। तो ये जो OSE है ये डिनोट करता है यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स को। आप यूजुअली जिस भी कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे उसके एंड के अंदर ये लगा हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये लगा हुआ नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल स्टार्च, आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसमें नहीं लगा हुआ होता। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसके अंदर नहीं लगा हुआ होता OSE। लेकिन अगर OSE लगा हुआ है तो चांसेस है कि ये क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट होगा। थर्ड चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि किसी में अगर ASE लगा हो, OSE हो तो कार्बोहाइड्रेट है, ASE अगर किसी के आखिर में लगा होता है तो वो शो करता है कि ये एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए। तो ये तो हो गए मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये 3 एग्जाम्पल आपने लाजमी याद रखनी है। ग्लूकोज पके हुए फल के अंदर पाया जाता है, कॉर्न के अंदर पाया जाता है, और हनी के अंदर, शहद में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन स्टार्च। ये स्टार्च क्या है? स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 100 या हजारों के करीब जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो अगर आप बहुत सारे ग्लूकोज को मिला दें, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज को मिला दें, तो जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है वो कहलाता है स्टार्च। तो स्टार्च के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। अगर आप शुगर केन के अंदर देखें तो आपके घर में जो चीनी आती है जो गन्ने से बनती है वो होता है बेसिकली सुक्रोज। ये अभी मैं पढ़ाता हूँ आगे, वो होता है सुक्रोज। तो सुक्रोज के अंदर भी पाया जाता है ग्लूकोज, लेकिन अकेला नहीं होता। किसके साथ कंबाइन होता है? इसके साथ, फ्रक्टोज के साथ कंबाइन होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तब जाके बनता है सुक्रोज। तो ये वो सोर्सेस हैं कि जिसके अंदर आपको ग्लूकोज मिल सकता है। फ्रक्टोज जो है इसके बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि ये मोस्ट एबंडेंट हेक्सोस है। हमने 3 हेक्सोस पढ़े हैं, यानी 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट 3 पढ़े हैं। एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम फ्रक्टोज है, एक का नाम गैलेक्टोज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो फ्रक्टोज है। तो मोस्ट एबंडेंट हेक्सोस, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नहीं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो फ्रक्टोज नहीं है, वो है सेलुलोज। ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट एबंडेंट 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के बारे में एक ये बात, और दूसरा ये फ्रूट शुगर कहलाता है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। ओके, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एक ही जगह पर पाया जाता है और वो है मिल्क के अंदर। मिल्क के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है लैक्टोज। जिस तरह सुक्रोज था ना, ये 2 कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बना हुआ था, बिल्कुल इसी तरह लैक्टोज होता है, ये भी 2 कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है। उसमें से एक होता है ग्लूकोज और दूसरा ये वाला होता है जिसका नाम है गैलेक्टोज। तो ये मिल्क के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज के साथ कंबाइन हुआ हुआ। तो ये था मोनोसैकेराइड के बारे में। तो मोनोसैकेराइड के बारे में ये बात याद रखनी है कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो बिल्कुल सिंपल है, सिंगल यूनिट है। इन्हें अगर फर्दर तोड़ा जाए तो आपको कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते। जैसे अगर आप इसे तोड़ें, जब आप सुक्रोज को तोड़ेंगे तो आपको 2 कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, 2 मोनोमर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप ग्लूकोज को ही तोड़ दें तो कोई आपको मोनोमर नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रक्टोज को ही तोड़ दें तो कोई मोनोमर नहीं मिलेगा। चूंकि ये सिंगल यूनिट है तो ये कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप के ऊपर जिसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का जो वर्ड यूज होता है वो होता है फ्यू के लिए, थोड़े, और सैकेराइड का मतलब मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट या शुगर। अच्छा, अब कितने थोड़े? तो अगर तो एक है तो हम डिस्कस करते आए हैं कि उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। लेकिन अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 से लेकर 10 तक अगर हैं जुड़े हुए कार्बोहाइड्रेट, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट 2 से लेकर 10 तक छोटे यूनिट जुड़े हुए हैं, मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, इसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स हैं। अगर तो सिर्फ 2 हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ओलिगोसैकेराइड होते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ 2 पाए जाते हैं, ठीक है।
ऐसे कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा डाइसैकेराइड। सिर्फ 2 यूनिट अगर जुड़े हुए हैं तो डाइसैकेराइड, और अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7, 8, 9, 10, 3 से लेकर 10 तक के अगर दरमियान कुछ जुड़े हुए हैं तो इन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। ये कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो ओलिगोसैकेराइड हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ 2 मोनोसैकेराइड जुड़े हुए होते हैं, तो इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डाइसैकेराइड। अभी जो आप पीछे 2 एग्जाम्पल पढ़ के आए थे, कहाँ गया, सुक्रोज। ये सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। मैंने बताया इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। सिमिलरली मैंने अभी पढ़ाया था लैक्टोज। लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है। अब ये जो डाइसैकेराइड है ये ज़्यादातर, पहली बात तो ये ज़्यादातर यही पाए जाते हैं, और ये जो डाइसैकेराइड है ये यूजुअली बनते किससे हैं? ये यूजुअली बनते हैं 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट के कंबाइन होने से, और वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये कंबाइन होते हैं उसका नाम है कंडेंसेशन। ये इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने समझाया है कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 छोटे यूनिट इस तरीके से जुड़ते हैं कि उसमें से वाटर रिलीज हो जाए। तो यहाँ अगर आपको नजर आ रहा है, ये एक यूनिट है और ये दूसरा यूनिट है, ये दोनों मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। ये दोनों इस तरह से जुड़ रहे हैं कि क्या चीज़ रिलीज हो रही है? वाटर। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। इन दोनों के जुड़ने से जो डाइसैकेराइड बन रहा है उसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज में 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, एक का नाम ग्लूकोज, एक का नाम फ्रक्टोज। अगर मैं सुक्रोज को तोड़ूं तो मुझे एक फ्रक्टोज मिलेगा और एक मुझे मिलेगा ग्लूकोज, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ ज्वाइन करवाऊं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बनता है क्या? लैक्टोज। ये मिल्क के अंदर पाया जाता है और इसके नतीजे में भी रिलीज हो रहा है वाटर, क्योंकि ये भी कंडेंसेशन से बनता है। सिमिलरली अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दिया जाए तो बनता है माल्टोज, और इसमें भी रिलीज होता है वाटर, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये? सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, गन्ने से जो मिलती है ये शुगर केन के अंदर पाया जाता है मेनली, लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो बनाते हैं ग्लूकोज, फिर उस कुछ ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज के अंदर, और इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं सुक्रोज, और इस फॉर्म के अंदर वो जो खाना है वो पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो लैक्टोज है ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क के अंदर पाई जाती है, ये मिल्क शुगर कहलाती है। और तीसरा है माल्टोज, ठीक है, जिसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। जो बार्ली होता है उससे जो है वो जो जूस निकाला जाता है, जो पानी निकाला जाता है उसका, वो माल्ट कहलाता है, और उसके अंदर ये माल्ट शुगर पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, बहुत थोड़े अमाउंट के अंदर ये नेचर के अंदर मिलता है। सो दीज आर ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वो हैं कि जिसके अंदर 2 से लेकर 10 तक छोटे यूनिट हैं। अगर सिर्फ 2 हैं तो डाइसैकेराइड कहेंगे, जिसकी ये एग्जाम्पल्स हमने देख ली, और अगर 3 से ज़्यादा हैं, 10 तक, 3 से 10 तक हैं, तो ये डेक्स्ट्रिन कहलाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, मेनी, और सैकेराइड का मतलब है शुगर। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े से स्ट्रक्चर हैं। दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स है। इसकी 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस करनी है। एक है स्टार्च, एक है ग्लाइकोजन, और एक है सेलुलोज। देखिए आप हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ले लें और उन्हें जोड़ दें तो स्टार्च भी बन सकता है। हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ले लें, उन्हें जोड़ दें तो ग्लाइकोजन भी बन सकता है। हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ले लें, उन्हें जोड़ दें तो सेलुलोज भी बन सकता है। फर्क क्या होगा? इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, इनकी बनावट डिफरेंट होगी, लेकिन है तीनों के अंदर ग्लूकोज ही, ठीक है। तो कोई अलग चीज़ नहीं है। चेन बनाते जाएं तो स्टार्च भी बनाया जा सकता है, ग्लाइकोजन भी और सेलुलोज भी बनाया जा सकता है। चलो अब पहले देख लेते हैं स्टार्च को। स्टार्च जो है ये रिजर्व फूड है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स जो अपनी फूड स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करते हैं। प्लांट्स जब ग्लूकोज बनाते हैं तो मैंने बताया कि ग्लूकोज में से कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज में, और इससे बनाया जाता है सुक्रोज। इस सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो रूट्स के पास, स्टेम के पास ये सुक्रोज जाता है। जितना उन्हें इस्तेमाल करना होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको वापस से तोड़ेंगे तो वापस से ये बन जाएगा। फिर इसमें से ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ लंबी लंबी चेन बना लेते हैं, दिस इज नोन एज स्टार्च, और इसे स्टोर कर लेते हैं।
तो होता यह है कि ग्लूकोज को स्टोर कर लिया स्टार्च में। अब जब प्लांट के पास खाना नहीं होगा, यानी जब रात का वक्त है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो इसी स्टार्च को तोड़ तोड़ कर बनाया जाएगा ग्लूकोज और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये रिजर्व फूड है इन द प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर भी और एल्गी के अंदर भी फूड स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो कौन कौन से प्लांट से पाया जाता है? सीरियल्स जो आपकी दालें हैं, लेग्यूम्स जो फलियां होती हैं, पोटैटोज और वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। अच्छा, अब इसकी दो जो है हमारे पास वैरायटीज होती हैं, स्टार्च की दो वैरायटीज हैं। ये हमारे पास एक वैरायटी है कि जिसके अंदर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं ये जुड़े हुए हैं सीधी चेन के अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही। और दूसरी ये वैरायटी है कि जिसके अंदर यहाँ से एक ब्रांच निकल गई है। ये ग्लूकोज की चेन थी, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ से मुझे नजर आ रही है एक ब्रांच निकलती हुई। तो ये जो स्ट्रेट चेन है ये कहलाता है अमाइलोज। अगर ग्लूकोज बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जुड़कर स्टार्च बनाएंगे तो ऐसा स्टार्च कहलाता है अमाइलोज। और अगर ब्रांच स्ट्रक्चर आ रहा है तो दिस इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन। तो स्ट्रेट चेन वाला कहलाता है भाई अमाइलोज, ठीक है, और ब्रांच चेन वाला जो है वो कहलाता है अमाइलोपेक्टिन। इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, क्यों? क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है। तीनों पॉलीसैकेराइड आप देखेंगे, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ओके, इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेलुलोज से रिलेटेड। ये मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं। ये जो हम पढ़कर आए थे ना अभी, कंडेंसेशन ये वाला प्रोसेस है कि जिसके अंदर दो यूनिट मिलते हैं तो एक बड़ा यूनिट बनता है और वाटर रिलीज होता है। अगर इसको मैं उलट कर दूं, अगर मैं किसी बड़े मॉलिक्यूल के अंदर वाटर डालूं तो वो छोटे यूनिट में टूट जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिसिस। तो आप जब स्टार्च बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ जोड़ेंगे, फिर ग्लूकोज के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके नतीजे में स्टार्च बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। और अगर स्टार्च के अंदर वाटर ऐड किया जाए तो स्टार्च टूटने लगेगा ग्लूकोज के अंदर। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज अगेन एक पॉलीमर है, ग्लूकोज से बनता है। लेकिन सेलुलोज में और स्टार्च में एक फ़र्क क्या है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन होता है, इसके अंदर ब्रांचिंग नज़र नहीं आती। जबकि स्टार्च के अंदर आपको दो वैरायटीज़ नज़र आ रही थी, एक ब्रांच था और एक स्ट्रेट था, जबकि सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन होता है। कहाँ पाया जाता है सेलुलोज? तो मेनली ये प्लांट की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और प्लांट की सेल वॉल जो है, प्राइमरी सेल वॉल जो है, वो मेनली बनी ही सेलुलोज से होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सेलुलोज के बारे में आपने याद रखनी है लाजमी, वो ये है कि दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल सारी कैटेगरीज में से पूछ रहा हूँ कौन सा है, तो वो है सेलुलोज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो तब आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। तो ये बात याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट ओवरऑल इज सेलुलोज, मोस्ट अबंडेंट 6 कार्बन वाला जो है वो फ्रक्टोज है। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा सेलुलोज से रिलेटेड एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, तो जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल हैं, सेलुलोज के बारे में मैंने बताया कि इसके अंदर ब्रांचेस नहीं होती। 80 के करीब सेलुलोज के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल है तो इस तरह का ये एक और सेलुलोज है, फिर ये एक और सेलुलोज है। ये आपस में पहली बात तो जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर ये एक सेलुलोज की पट्टी है, ये दूसरी है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह के 80 के करीब सेलुलोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, 80 के करीब सेलुलोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे तो ये जो एक यूनिट बनेगा 80 सेलुलोज के मॉलिक्यूल का, ये कहलाता है माइक्रोफिब्रिल। 80 सेलुलोज के मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं और फिर इस तरह के बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल मिलकर प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि ये एक तिनका है, ये तिनके मिलकर बनाते हैं झाड़ू, ठीक है, और बहुत सारी झाड़ू मिलकर जो है वो बनाती हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको आप सेल वॉल कहते हैं। तो ये 80 के करीब जो स्ट्रक्चर्स हैं सेलुलोज के, ये मिलकर माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं। ये बेसिक यूनिट है सेल वॉल का, यानी सेल वॉल कुछ नहीं है, बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल की अरेंजमेंट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोजन। जिस तरह प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल्स के अंदर फूड स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एंड ना सिर्फ एनिमल्स के अंदर बल्कि बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, एनिमल्स के लिवर और मसल के अंदर, इवन इंसानों के अंदर जो फूड स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है। कैसे बनेगा भाई ग्लूकोज जोड़ते जाओ। मैंने बताया था ग्लूकोज जोड़ के आप स्टार्च भी बना सकते हैं, सेलुलोज भी बना सकते हैं, ग्लाइकोजन भी बना सकते हैं। बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा।
तो चूंकि ये भी रिजर्व फूड है, स्टार्च भी रिजर्व फूड होता है, लेकिन ये चूंकि एनिमल के अंदर पाया जाता है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। अगेन इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, क्यों? क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है। कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? सिमिलर टू स्टार्च, ठीक है। ऑल्दो ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए अगर मैं आपको दिखा सकूं कि दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है और ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। तो ऑल्दो ये सब के सब ग्लूकोज से बने होते हैं, लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर, इनकी जो बनावट होती है वो डिफरेंट होती है। तो दिस इज हाउ ग्लूकोज ही मिलकर तीनों मॉलिक्यूल बनाता है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर के अंदर भी और ये प्रॉपर्टीज के अंदर भी और फंक्शन के अंदर भी डिफरेंट होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दिस इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो हैं, दे आर एक्चुअली द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको जो भी एटीपी बनाने होते हैं उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं, और मेनली जो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है वो ग्लूकोज होता है। चाहे आप स्टार्च खाएं, चाहे आप ग्लाइकोजन खाएं। आप प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट से आपको स्टार्च मिलता है, आप एनिमल का गोश्त खाते हैं तो उससे आपको ग्लाइकोजन मिलता है। तो ये दोनों जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, तो इन्हें तोड़ तोड़ कर इससे ग्लूकोज बनाया जाता है। उस ग्लूकोज को सप्लाई किया जाता है सेल के पास। सेल में एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, पहले उससे गुजरता है, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों से गुजरने के बाद उससे एटीपी बनते हैं, और यही एटीपी इस्तेमाल किए जाते हैं आपकी बॉडी के फंक्शंस के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेनली अगर बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट भी हो, लिपिड भी हो, प्रोटीन्स भी हो, तो सबसे पहले जिसको तोड़ा जाता है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका मेन फंक्शन ही है ये टू प्रोवाइड एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई मैंने बताया था कि सेल के अंदर इनका अगर ड्राई वेट निकालें तो वो सिर्फ 1% है। क्यों? क्योंकि मेनली जितना कार्बोहाइड्रेट आता है डेली बेसिस के ऊपर वो कंज्यूम हो जाता है। जितना अमाइनो एसिड आता है उससे प्रोटीन बन के जो है वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एंजाइम्स बना लेते हैं, हार्मोन्स बना लेते हैं, बट जितना कार्बोहाइड्रेट आता है वो मेनली यूटिलाइज हो जाता है। सो दे आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन दे आर स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल्स। जो स्टार्च है या जो ग्लाइकोजन है वो बेसिकली स्टोरेज के तौर पर बिहेव करते हैं। अगर ये स्टोरेज ना हो तो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसी वक्त यूटिलाइज करना पड़ जाएगा। जितना ग्लूकोज आ रहा है उससे एटीपी, तो एटीपी की बहुत ज़्यादा बहुतात हो जाएगी। तो सेल जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स घूम रहे होंगे तो वो खुद ब खुद शायद टूटने भी लगे, तो फजूल एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला प्रोसेस है, स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, तो ये जो है ये बहुत अच्छा है सेल के लिए कि जब ज़रूरत होती है, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो इससे ग्लाइकोजन, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन और प्लांट्स के अंदर स्टार्च बन जाता है, और जब ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होती तो इन्हीं को तोड़ तोड़ के दोबारा ग्लूकोज बना लिया जाता है। तो ये स्टोरेज फूड के मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी बिहेव करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी आता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर भी आता है। सेलुलोज से बनती है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल। ना सिर्फ प्लांट्स के अंदर बल्कि एल्गी के अंदर भी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और ये जो सेल वॉल है ये प्रोटेक्शन की भी काम आती है सेल के, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पर भी बिहेव करती है। सिमिलरली एनिमल्स के अंदर जो काइटिन होता है, काइटिन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, साथ में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो काइटिन है ये एनिमल्स के अंदर, स्पेशली आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन बनाता है। सिमिलरली फंजाई के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो ये भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या प्रोटेक्टिव या बिल्डिंग स्ट्रक्चर के तौर पर बिहेव करते हैं। Then the last one is conjugated molecules. Conjugated molecule एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो जाए तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इस चैप्टर के एंड में ये टॉपिक मौजूद है। अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स कंबाइन हो जाए, कोई भी दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाएंगे तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो कॉन्जुगेटेड कहलाएगा। तो आप पढ़ेंगे आगे जाके एक तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें क्या होता है, ग्लाइको का वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए है और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स कंबाइन होकर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिमिलरली ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स कंबाइन होकर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पीछे चलते हैं, एक छोटा सा ये बॉक्स है, इसके अंदर कुछ बातें मुझे बतानी है। तो इन्होंने सेलुलोज से रिलेटेड ये पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे थे और स्टार्च से रिलेटेड। तो भाई वीट का जो दाना होता है वो सीड भी होता है और फ्रूट भी। जो गंदम का जो दाना आपको मिलता है प्लांट के ऊपर वो सीड भी होता है, फ्रूट भी। उसका रीज़न क्या है? देखिए आपको पता है कि ये अगर फ्लावर का गाइनोशियम है, दिस इज द गाइनोशियम और दिस इज स्टिग्मा
दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल। ओव्यूल जो है, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल जो है ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं तो ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। और जो ओवरी है इसके अराउंड, ये जो भी पूरा स्ट्रक्चर है इसके अराउंड, ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो नॉर्मली तो ऐसा होता है कि बीज अलग होता है और फ्रूट अलग होता है, यानी आप फ्रूट निकाल लें और बीज रह जाता है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है, ओवरी इतना क्लोजली पैक थी कि वो बिल्कुल चिपक गई ओव्यूल के साथ। तो जब ओव्यूल से सीड बना और ओवरी से फ्रूट बना तो वो दोनों बिल्कुल चिपक गए, तो ये इनसेपरेबल मैनर के अंदर फ्यूज होते हैं। ये पहली बात हो गई। अब इसके अंदर जो सीड है ज़्यादातर हिस्सा वो होता है, और जो फ्रूट है यानी जो कवरिंग है वो बहुत थोड़ा सा पार्ट है। सीड के 3 पार्ट्स होते हैं, किसी भी सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसकी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, ये सीड कोट कहलाता है, दिस इज सीड कोट। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर होता है एम्ब्रियो, तो दिस इज द एम्ब्रियो, जिससे प्लांट निकलना होता है, इससे रूट्स और स्टेम निकलते हैं। और बाकी जो एरिया होता है दैट इज स्टोर्ड फूड। ये मैं किसी और कलर से बनाता हूँ। दिस इज स्टोर्ड फूड, ये खाना होता है सीड के लिए, क्योंकि जाहिर है इस वक्त तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो शुरू के डेवलपमेंट के लिए जो खाना चाहिए होता है, दिस इज नोन एज एंडोस्पर्म, ठीक है, दिस इज एंडोस्पर्म। और खाना किस फॉर्म में, फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है प्लांट के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में, सो दिस इज स्टार्च, ठीक है। दिस इज एम्ब्रियो, इससे रूट और स्टेम निकलना है, एंड दिस इज सीड कोट। तो वीट के अंदर ये जो सीड कोट है ये कहलाता है ब्रान, ठीक है, छिलका जिसे कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो एंडोस्पर्म है इसके अंदर ये स्टार्च होता है और इससे बनता है सफ़ेद आटा, जिससे आपकी जो डबल रोटी है वो बनती है। और बाकी ये एम्ब्रियो है, इससे बनता है आपका प्लांट। तो ये जो ब्रान है, ये जो इसका सीड कोट है, ये मेनली होता है इनसॉल्युबल, ये सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज जो है ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये फूड के अंदर मौजूद हो, अगर इसके समेत इसे पीसा जाए तो ये आपका चक्की का आटा जो होता है, ब्राउन आटा जो होता है ये बनता है, और ये बेटर होता है वाइट आटे से। उसका रीज़न ये है कि ये जो सेलुलोज है जब ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहेगा। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहेगा तो ये पानी को अट्रैक्ट करेगा। जब ये पानी को अट्रैक्ट करेगा तो पेशेंट, जो भी इंसान है, उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जब पानी जो है वो यहाँ पर रहेगा तो जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट है, वो आगे फॉरवर्ड मूव करता रहेगा, वो यहाँ पर स्टक नहीं होगा, और इस वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो जो वाइट आटा खाते हैं बहुत ज़्यादा और वो ब्राउन आटा नहीं खाते, तो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए, क्योंकि इसके अंदर वो ब्रान नहीं होता। तो बस ये बातें यहाँ बताई गई हैं कि सीड जो है वो ऑक्यूपाई करता है ज़्यादातर वॉल्यूम। 3 पार्ट्स हैं, एक एंडोस्पर्म है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड है। कौन सी स्टोर्ड फूड है? स्टार्च है। ये जो स्टार्ची फूड है इससे बनता है आटा, ठीक है, जिससे हमारी डबल रोटी बनती है। जो सीड कोट है वो ब्रान है, जो मोस्टली सेलुलोज का बना होता है, इसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, और ये अगर खाने के अंदर मौजूद रहेगा तो इससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। आई होप समझ आया होगा।